हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लोग पिछली प्रैक्टिस सेट की वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको सारी क्लासेस एक साथ मिल जाएंगी। वहाँ पे आपको प्रैक्टिस सेट की वीडियोज़ मिल जाएंगी एंड टॉपिक वाइज की क्लासेस आपको मिल जाएंगी एंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएगा 2012 से लेकर 2020 तक का। तो चलिए फटाफट इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट में आप लोग अपना स्कोर बताइएगा, 50 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। पहला प्रश्न ये है, संस्कृत के 4 अध्याय के रचनाकार हैं। फटाफट बताइए, संस्कृत के 4 अध्याय के रचनाकार कौन हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। जो भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट बताएं। दिनकर हैं या श्रीलाल शुक्ल हैं या गोविंद मिश्रा या धूमिल। तो संस्कृत के 4 अध्याय के जो रचनाकार हैं वो हैं दिनकर। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मैं आपको बता दूं, अगर आपको 2021 में यूपीसी बीएड करना है, बीएड एंट्रेंस एग्जाम देना है, तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। 11 वर्ष का समय किसकी रचना है? 11 वर्ष का समय किसकी रचना है ये आपको बताना है। तो 11 वर्ष का समय जो है किसकी रचना है? ये रचना है रामचंद्र शुक्ल जी की। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, डॉट डॉट व्यक्ति को किकर्त व्यामी मूढ़ बना देती है। क्या जो है व्यक्ति को किकर्त व्यामी मूढ़ बना देती है ये आपको बताना है। तो दुविधा जो है व्यक्ति को किंकर्त व्याभिमूढ़ बना देती है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर की रचना की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग जब भी मेरी कोई भी वीडियोस देखा करें तो आप लोग अपने पास पेन कॉपी जरूर रखा करें, क्योंकि मैं जो क्वेश्चंस करवाता हूँ सिलेक्टेड क्वेश्चंस करवाता हूँ जो एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप लोग फटाफट नोट कर लीजिए। सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर की रचना की थी? तो सूरसागर की रचना की गई थी किस भाषा में? तो ये की गई थी ब्रज भाषा में। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगले प्रश्न को भी नोट करना है। यामा किसकी रचना है? यामा किसकी रचना है फटाफट बताएं। तो यामा जो है रचना है महादेवी वर्मा की। और अगर आप लोग ऑप्शन बी सोचे थे कि यामा जो है महादेवी वर्मा की रचना है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और इंपॉर्टेंट लिखना मत भूलिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, पराधीन सपनेहु सुख नाही किस रचनाकार की पंक्ति है? एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पराधीन सपनेहु सुख नाही किस रचनाकार की पंक्ति है? तो ये जो है किस रचनाकार की पंक्ति है? ये है तुलसीदास की। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, अमृतलाल नागर के किस उपन्यास में गोस्वामी तुलसीदास की जीवनी को आधार बनाया गया है? किस उपन्यास में? बूंद और समुद्र में या सुहाग के निपुर में या मानस का हंस या अमृत और विष? उस उपन्यास का नाम बताएं। 57 क्वेश्चन का राइट आंसर बताएं। तो वो उपन्यास है मानस का हंस। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जिसमें जो है मानस के हंस में तुलसीदास की जीवनी को आधार बनाया है। ऑप्शन सी अगर आप लोग सेलेक्ट किए थे तो आपका आंसर बिल्कुल क्या है? सही है। मूर्धन्य व्यंजन है। मूर्धन्य व्यंजन आपको बताना है कौन से हैं। पा या टा या सा टा, कौन सा मूर्धन्य व्यंजन है ये आपको बताना है। फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर बताने का प्रयास करें। क्या होगा? ज़्यादा समय चाहिए आंसर को सोचने के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो होते हैं थोड़ा कन्फ्यूजन होते हैं। अगर आप लोग अच्छे से याद नहीं किए हैं तो ये क्वेश्चंस जो है गलत हो जाता है। तो मूर्धन्य व्यंजन बताइए। तो मूर्धन्य व्यंजन जो होता है वो कौन सा होता है? टा वर्ग वाले होते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसी भी होता है, शा भी होता है, ये वाला शा ध्यान रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण कौन सा है? तो संख्यावाचक विशेषण आपका क्या हो जाएगा? 3। यहाँ पे 3 आपको दिख रहा है ना, देखते ही आप लोग बता देंगे कि ये क्या है? संख्यावाचक विशेषण है। अगर ऑप्शन बी आप लोग सोचे थे कि संख्यावाचक विशेषण इसमें 3 है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अधिकरण की विभक्ति है। अधिकरण की विभक्ति क्या है? तो फ्रेंड्स, अधिकरण की जो विभक्ति है वो है पर। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कक्षा में बहुत से बच्चे थे, इसमें विशेषण का कौन सा भेद है? इसमें विशेषण का कौन सा भेद है? कक्षा में बहुत से बच्चे थे, तो इसमें जो विशेषण का भेद है कौन सा है? अनिश्चित संख्यावाचक। ऑप्शन जो है सी वाला करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। लास्ट में आप लोग अपना स्कोर जरूर बताया करें।
और वीडियो हेल्पफुल लगा करे तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, व्यूज शो आ जाता है बट लाइक नहीं आता। साधु का स्त्रीलिंग है, साधु का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो फ्रेंड्स साधु का जो स्त्रीलिंग होगा वो होगा साध्वी। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कवि का स्त्रीलिंग। तो कवि शब्द का जो स्त्रीलिंग रूप होगा वो हो जाएगा कवित्री, और कवित्री का ये शुद्ध रूप है। कवित्री एग्जाम में पूछ लिया जाता है शुद्ध अशुद्ध में, ठीक है। 3 गलत दे दिए जाएंगे, अशुद्ध रूप दे दिए जाते हैं और एक शुद्ध रूप। तो कवित्री का शुद्ध रूप याद रखना है, ऑप्शन सी वाला उज्ज्वल आपको याद रखना है। यही सारे शुद्ध अशुद्ध में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। परिश्रमी शब्द में कौन से विशेषण का बोध है? परिश्रमी शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है? तो परिश्रमी शब्द में जो है किस विशेषण का बोध होता है? इसमें बोध होता है गुणवाचक विशेषण का। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। वह कौन सा शब्द है जो प्रायः बहुवचन में प्रयुक्त होता है? उस शब्द का नाम बताएं जो प्रायः बहुवचन में प्रयुक्त होता है। तो प्राण, प्राण शब्द जो है हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन डी वाला करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन को नोट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए उपयुक्त कारक चयन कीजिए। यहाँ पे प्रत्येक प्रश्न ... 4 संभावित उत्तर हैं। प्रत्येक प्रश्न ... 4 संभावित उत्तर हैं। यहाँ पे क्या आएगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर हैं। के यहाँ पे आएगा, के लिए नहीं आएगा। ऑप्शन सी अगर आप लोग सेलेक्ट किए थे तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, वह स्वतः ही जान जाएगा में सर्वनाम है। वह स्वतः ही जान जाएगा में सर्वनाम है। तो इसमें जो सर्वनाम है वो क्या है? वो है निजवाचक सर्वनाम। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में अकर्मक क्रियार्थक वाक्य है। अकर्मक क्रियार्थक वाक्य कौन सा है? तो इसमें क्रियार्थक वाक्य जो है, अकर्मक क्रियार्थक वाक्य है जो है आपका वो ऑप्शन ए वाला है। बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, इस वाक्य में अकर्मक क्रियार्थक वाक्य है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, कबीर कल बहुत सुंदर दिख रहा था। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? तो इसमें जो है विशेषण है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, पशुता शब्द उदाहरण है। पशुता शब्द जो है उदाहरण किसका है ये आपको बताना है। तो पशुता शब्द उदाहरण है किसका है, किस संज्ञा का? तो ये है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है पशुता शब्द जो है। ऑप्शन सी अगर आप लोग सेलेक्ट किए थे तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो व्युत्पत्ति के आधार पर जो संज्ञा के भेद होते हैं वो होते हैं 5। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बट अगर ऑप्शन में जो है 3 रहे तो आपको 3 में क्लिक कर देना है, 5 में नहीं करना है, ठीक है। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, इत्यादि का सही संधिविच्छेद है। इत्यादि का सही संधिविच्छेद क्या है? इत्यादि का सही संधिविच्छेद क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इत्यादि का जो संधिविच्छेद होगा वो होगा इति धन आदि। ऑप्शन जो है डी वाला करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मोहन बाजार जा रहा है, इस वाक्य में उद्देश्य है। इस वाक्य में उद्देश्य क्या है? मोहन बाजार जा रहा है। तो इसमें जो उद्देश्य है वो है मोहन। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, समास का शाब्दिक अर्थ क्या है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। तो समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है संक्षेप। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, मृगनयनी में कौन सा समास है? मृगनयनी में कौन सा समास है? तो मृगनयनी में जो आपका समास है वो हो जाएगा कर्मधारय समास। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सिम्वा का पर्यायवाची है। सिम्वा का पर्यायवाची क्या होगा? तो सिम्मा का जो पर्यायवाची होगा वो होगा अलावा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। हिमालय का पर्यायवाची है। हिमालय का पर्यायवाची क्या होगा? तो हिमालय का पर्यायवाची होगा हिमगिरी। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। दुर्लभ का पर्यायवाची क्या होगा? दुर्लभ का पर्यायवाची बताएं। 78वां क्वेश्चन का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। दुर्लभ का पर्यायवाची क्या होगा? तो देखिए दुर्लभ का पर्यायवाची अगर आप लोग ऑप्शन ए वाले को लॉक किए हैं तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, नायाब हो जाएगा दुर्लभ का पर्यायवाची, ठीक है। अगला विलोम शब्द आपको, और आज जो है विलोम शब्द की स्पेशल क्लास हुई है, ठीक है। अगर आप लोग वो क्लास नहीं देखें तो जाके देखिए। करुण, करुण का विलोम शब्द आपको बताना है क्या होगा?
तो कर्ण का हो जाएगा निष्ठुर, ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। औरत, औरत का विलोम शब्द क्या होगा, तो औरत का आदमी हो जाएगा। हित का क्या होगा, हित का हो जाएगा आहित हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला, ठीक है। दोपहर से पहले का समय के लिए एक शब्द है, दोपहर से पहले का समय के लिए एक शब्द क्या है, तो दोपहर के से पहले के समय के लिए एक जो शब्द होगा वो होगा पूर्वाह, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। साखी का तत्सम रूप है, साखी का तत्सम रूप क्या होगा, तो साखी का जो तत्सम रूप होगा वो होगा साक्षी, ऑप्शन बी करेक्ट होगा आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर। एक प्रत्यय जोड़कर बनाया गया शब्द कौन सा है, एक प्रत्यय जोड़कर बनाया गया शब्द कौन सा है, तो एक प्रत्यय जोड़कर बनाया गया जो शब्द है वो है आपका दैनिक, ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। दैनिक में जो है एक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, ठीक है। जिन शब्दों में से एक से अधिक अर्थ होते हैं वे क्या कहलाते हैं, जिन शब्दों में एक से अधिक अर्थ होते हैं वह क्या कहलाते हैं, तो वह जो कहलाते हैं अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं, ऑप्शन जो है आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अपना उल्लू सीधा करना कहावत का अर्थ क्या है, अपना उल्लू सीधा करना कहावत का अर्थ क्या है, तो अपना उल्लू सीधा करना कहावत का जो अर्थ है वो क्या है, अपना स्वार्थ सिद्ध करना, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नीचे दिए गए विकल्पों में शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, नीचे दिए गए विकल्पों में शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। मुहूर्त शब्द यहाँ पे दिया गया है, तो मुहूर्त का शुद्ध रूप कौन सा है ये आपको बताना है। मुहूर्त ऑप्शन बी वाला अगर आप लोग लॉक किए हैं तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, नीचे दिए गए प्रश्न के 4 विकल्पों में से सही वाक्य का चयन कीजिए। यहाँ पे वाक्यों को पढ़िए चारों को, फिर बताइए सही वाक्य कौन सा है। वर्तमान में रोहन की आयु 30 वर्ष है, वर्तमान में रोहन की आयु वर्ष 30 वर्ष है, तो ये बिल्कुल अशुद्ध है। वर्तमान में रोहन की 30 वर्ष आयु है, वर्तमान में रोहन की 30 वर्ष आयु है, ये आपका गलत है। वर्तमान में रोहन की अवस्था, ये भी गलत है। तो इसमें आपका सही वाक्य कौन सा है, तो ऑप्शन ए वाला जो है वर्तमान में रोहन की आयु 30 वर्ष है, ठीक है। ऑप्शन ए वाला जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार, पद में निहित रस चुनकर लिखिए। इसमें कौन सा रस है ये आपको बताना है। तो इसमें जो आपका रस है वो है करुण रस, ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्नलिखित में मात्रिक छंद कौन सा है, मात्रिक छंद कौन सा है फटाफट बताएं। तो मात्रिक छंद है आपका दोहा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, इस वाक्य में साधारण धर्म है, उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, इस वाक्य में साधारण धर्म कौन सा है, तो इस वाक्य में जो साधारण धर्म है आपका वो है सुंदरता, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये आपका आ गया गद्यांश, गद्यांश को आपको अच्छे से पढ़ना है, फिर आपको इनके प्रश्नों को पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले इसमें किया जाता है, सबसे पहले आपको प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लेना है कि 1-2 मिनट आप लोग प्रश्न को याद कर सकें, ठीक है, कि क्या पूछ रहा है। फिर आपको गद्यांश को पढ़ना है, गद्यांश आप लोग जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको आंसर इसमें मिलता जाएगा। और यही नहीं कि ये जो मैं इसमें करवा रहा हूँ कि यही गद्यांश उसमें एग्ज़ाम में आ जाए, ये नहीं आएगा, अलग से आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस गद्यांश का शीर्षक क्या होगा। जब आप लोग इस गद्यांश को पढ़ेंगे तो इसमें जो शीर्षक दिया गया है इस गद्यांश में कि संगति के बारे में इसमें बताया गया है इस गद्यांश में, ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। कुसंग का अर्थ क्या होगा, आप लोग पीडीएफ में अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो इसमें जो कुसंग का अर्थ बताया गया था वो बताया गया है बुरी संगति, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, इस गद्यांश का केंद्रीय भाव है, इस गद्यांश का जो केंद्रीय भाव है वो है संगति के महत्व के बारे में, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। प्रश्न 95 से 100 तक आपको कविता पढ़ना है, फिर उसके प्रश्नों को पढ़ना है, उत्तर देना है। यहाँ पे देख सकते हैं, नदी के उस पार जाने को मेरा बहुत मन करता है माँ, वही कतार में बंधी है नावें, बांस की खूंटियों से उसी रास्ते दूर दूर जाते हैं। यहाँ पे हल जोतने किसान कंधों पर हल रखे रभाते हुए गाय बैल तैर कर जाते हैं, उस पार घास चरने शाम को जब ये लौटते हैं घर, ऊंची ऊंची घास में छिपकर हुक्के हो करते हैं सियार, माँ तू बुरा न माने तो बड़ा होकर मैं नाव खेने वाला एक नाविक बनूंगा। तो इसमें भी आप लोग अच्छे से
कविता को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इस कविता में कौन किसे संबोधित कर रहा है? तो इस कविता में जो है कौन किसे संबोधित कर रहा है? लेखक के रूप में एक बच्चा माँ को जो है संबोधित कर रहा है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। लेखक नाविक क्यों बनना चाहता है? लेखक जो है नाविक इसलिए बनना चाहता है क्योंकि वह नदी पार के सौंदर्य का आनंद उठाना चाहता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, नाव को बांसों की खूंटियों से क्यों बांधा होगा? नाव को जो है बांस की खूंटियों से बांधा क्यों गया होगा? क्योंकि कहीं लहरें नाव को बहाकर न ले जाए, इसलिए बांस की खूंटी से नाव को बांधा जाता है। ऑप्शन ए वाला करेक्ट होगा। माँ तो बुरा ना माने तो पंक्ति किस ओर संकेत करती है? तो इसमें जो पंक्ति संकेत करती है, किस ओर संकेत करती है? तो ये जो है लेखक माँ की इच्छा के अनुसार कार्य करना चाहता है, यही इस पंक्ति जो है संकेत करती है। लेखक माँ की इच्छा के अनुसार कार्य करना चाहता है। अगला प्रश्न, कविता में पुरुक्त शब्द युग्म आए हैं। तो इसमें पुरुक्त युक्त जो शब्द आए हैं वो आए हैं दूर दूर, ऊंची ऊंची, पुरुक्त शब्द युग्म आए हैं। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तैर कर जाते हैं उस पार पंक्ति में तैर कर शब्द को पहले रखा गया है क्योंकि जो है लेखक तैरने पर बल देना चाहता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सो गाइस, ये थे हिंदी लैंग्वेज के टॉप 50 क्वेश्चंस। इन 50 क्वेश्चंस में से आपकी जितने भी क्वेश्चंस करेक्ट हुए हों तो आप लोग यार प्लीज़ अपना स्कोर नाम जरूर से जरूर बताया करें। और ये रहा आंसर की आप लोग इसकी देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपके मन में बीएड से संबंधित कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी कर सकते हैं। उसमें अगर आपको सही से रिप्लाई नहीं मिल रहा है तो आप लोग व्हाट्सएप नंबर पे हमारे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है हमारा 7905632533। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 7905632533 पे आप लोग मैसेज करके बीएड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? आज का जो वीडियो का लाइक का टारगेट है वो है 500। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग 500 लाइक ज़रूर करेंगे, तो इस वीडियो को हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू। टेलीग्राम ग्रुप से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।